ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपको ये बताया गया था कि अगर 18 वर्ष से कम का बालक है और उसके प्रति सेक्सुअल अफेंस किया जाता है, यानी कि लैंगिक अपराध किया जाता है, तो ऐसी दशा में यह कानून लागू होगा। आईपीसी में भी ये प्रावधान है आपका 376 में, और 376 इत्यादि धाराएं जोड़ी गई हैं। लेकिन आपका आईपीसी में मैं बताया था कि जो दंड की मात्राएं हैं दुराचार के लिए, वह आपका कम है और इस कानून में ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन बताया गया था और पूछा भी जा सकता है कि पास्पोर्ट एक्ट का उद्देश्य बताइए, यानी कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कानून पास किया गया। तो उद्देश्य पूरा आपको बताया जा चुका है। दूसरा आपका जो बताया गया था क्वेश्चन, एक सेकंड भाई निकाल लिया जाए, बेयर एक्ट। देखिए आपका प्रवेशन लैंगिक हमला बताया गया था। प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा धारा 3 में दी गई है, यानी कि 4 तरीका दिया गया है। अगर 4 तरीकों से में से किसी एक या एक से अधिक द्वारा अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम बालक या बालिका के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस करता है, तो वह प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। अब प्रयास ये करिए कि घर पर जाकर आपका धारा 3 याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम बताए थे कि प्रवेशन लैंगिक हमला या दुराचार के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वह सेक्शन 4 में है, और 4 में आपका कह सकते हैं कि काफ़ी दंड ज़्यादा है। सामान्यतः जो दंड है आपका कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। लेकिन अगर 16 वर्ष से कम का बालक है और उसके प्रति सेक्सुअल अफेंस किया जाता है, तो मैंने 16 से 18 के बीच है तब कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास। अगर बालक या बालिका की एज 16 साल से कम है तो ऐसा अभियुक्त कम से कम 20 साल तक दंडित होगा, यानी कि 20 वर्ष से कम के कारावास का दंड दिया ही नहीं जा सकता, और अधिकतम जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक के लिए कारावास का दंड। इसके बाद आपका जो चांस है पूछने का, धारा 6 आ जाइए। क्वेश्चन ये बन सकता है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से आप क्या समझते हैं धारा 6(5) में, और इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है बताइए। तो धारा 5 आप कैसे इसको लिखेंगे, देखिए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला परिभाषित किया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा धारा 3 में दी गई है, अर्थात अगर धारा 3 वाला कार्य आपका गुरुतर तब कहलाएगा जब वह कार्य ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्थान पर किया जाए जिसका वर्णन धारा 5 में दिया गया है। यानी कि जो सेक्शन 3 वाले कार्य हैं, आपका जो प्रवेशन लैंगिक हमला है वह गुरुतर हो जाएगा, यानी कि आपका गुरुतर हो जाएगा, यानी कि गंभीर हो जाएगा। कब गंभीर होगा, जब वह किस में आ जाए, सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 काफ़ी बड़ा है और इसको भाई याद करना पड़ेगा। तो मैं बताया था आपका सार सार लिखना है, क्योंकि उतना लंबा लिखना थोड़ा मुश्किल है बिहार में।
तो देखिए गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला आपका कब कहा जाएगा, तो एक एक बिंदुओं को समझिए। जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो पहला खंड, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर आपका पुलिस थाने की सीमा के अंदर या अपने कर्तव्य के पालन में या इत्यादि इत्यादि आप लिख देंगे, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई पुलिस वाला ऑन ड्यूटी या थाने की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति है इत्यादि जगहों पर अगर किसी 18 वर्ष से कम के बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। इसी में दूसरा है कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य, तो जहां वह तैनात है वहां करता है या कमान के अधीन अपने करता है, ऑन ड्यूटी करता है इत्यादि, तो उसे भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। तो बस ये याद रखिए कि पहला पॉइंट में क्या था, पुलिस, दूसरे पॉइंट में क्या है, सुरक्षा बल या सशस्त्र बल, तीसरे पॉइंट में पब्लिक सर्वेंट। तो फिर आप लिख लीजिएगा कि पब्लिक सर्वेंट की यहाँ जो परिभाषा दी गई है वह आपका आईपीसी की धारा 21 में दी गई परिभाषा लागू होगी। यानी कि आईपीसी की धारा 21 में जो भी लोक सेवक की कैटेगरी में आ जाता है वह अगर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। तो फिर एक बार क्रम से याद रखिए कम से कम भाई, पहला पुलिस, दूसरा सशस्त्र बल, तीसरा कौन है, लोक सेवक। चौथा देखिए, जो कोई जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह या प्रशिक्षण गृह या अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी बिंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। इसको अपनी भाषा में लिखिएगा कि अगर कोई जेल या कोई प्रति प्रेषण गृह या कोई संरक्षण गृह या अन्य का कोई भार साधक अधिकारी या वहाँ का कोई कर्मचारी अपने अधीन किसी बालक पर, अधीन माने जिसका वह संरक्षक है, अपने अधीन संरक्षित किसी बालक पर अगर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। यानी कि जेल में आपका कह सकते हैं, अभी मामला उठा था, सामाजिक तौर पर भी इसको बताया जाए, काफ़ी बिहार में ये चर्चित मामला था और बिहार में आपका तमाम लोग पकड़े भी गए और तमाम आपने देखा कि जो बालकों के लिए आश्रय स्थल बने थे, यानी कि जो बालक अनाथ हैं उसके लिए अनाथ आलय बनता है और वहाँ बालकों को रखा जाता है। ये संस्थाएं सरकार से मोटी रकम वसूलती हैं और आपने देखा कि बालकों, एक एनजीओ गया आपका बालकों की कह सकते हैं कि स्थिति पता करने, तो किसी बच्ची ने बता दिया गुप्त रूप से कि हम लोगों के साथ ये कुकर्म किया जाता है। यानी कि बहुत भयानक, बताया भी नहीं जा सकता। हो हल्ला मचा रिपोर्ट, तो पूरा आपका मने देश में हो हल्ला मचा, कई लोग पकड़े गए, आपका सज़ा भी कई लोगों को हो चुकी है। यानी कि ट्रायल पूरा होकर सज़ा भी हो गई। यानी कि नेता परेता मंत्री सब उसमें क्या थे, शामिल। इसी को कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, सफ़ेद पोश अपराध। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर नेतागिरी दिन में करता है
और रात में आपका अब क्या करता है क्या बताया जाए, बताने लायक भी नहीं है कि हम बता दें यानी कि आपका शब्द भी नहीं है बताने की। उसके बाद पूरे देश में छापे पड़े और यूपी से लेकर तमाम जगहों पर खामियां मिली और तमाम चीज़ें मिली। उसके बाद मामला शांत हो गया। इस कर्तव्य डीएम का है कि हमेशा चेक करते रहें, ये जिला मजिस्ट्रेट की क्या है ड्यूटी। तो अगला देखिए, अगला आपका पांचवा खंड, जो कोई किसी अस्पताल, यानी कि आपका बस एक लाइन, अगर जो कोई चाहे सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल का कर्मचारी बिंद होते हुए आपका अपने अस्पताल में अगर प्रवेशन लैंगिक हमला किसी बालक पर करता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुरुत्तर में। भाई प्रयास करिए कुछ याद करने का, हम तो समझा ही रहे हैं, लेकिन जिनको देना है एग्जाम, आप घर पर जाकर फिर से एक बार इसको आज ही तैयार कर लीजिए, समय नहीं है ज़्यादा। अगला देखिए, जो कोई किसी शैक्षिक संस्थान या धार्मिक संस्थान का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए, यानी कि आपका विद्यालय में या धार्मिक कोई संस्था है वहाँ का प्रबंधक या कर्मचारी आपका कह सकते हैं कि उस संस्था में बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, यानी कि दुराचार करेगा, तो वह गुरुत्तर में कन्वर्ट हो जाएगा धारा 5 में। अगला देखिए, जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यानी कि गैंग रेप हम कह सकते हैं, सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला भी आपका गुरुत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है, जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तब भी ये गुरुत्तर माना जाएगा। इसके बाद बालक को घोर उपहत करते हुए, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हुए या उसकी जननेंद्रियों को क्षति पहुंचाते हुए, तो वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि कई कांड ऐसे हुए, मैंने ऐसे कांड हुए हैं कि दिल दहल जाता है सुनकर कि क्या भारत के लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आप निर्भया कांड ही देख सकते हैं, जो छोटा बालक था, जो बालकपन का बचाव ले लिया, सबसे ज़्यादा निर्भया के साथ क्रूरता या उसी ने किया था। और आपका दुराचार के बाद आपका मने बोतल से मारना, शीशा घुसा देना इत्यादि कार्य किए गए। मैंने बोतल शराब पीजिए, तो अब बताने लायक भी नहीं है कि क्या बताया जाए। अगला देखिए, जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यदि बालक या बालिका शारीरिक रूप से अशक्त हैं, मानसिक रूप से अशक्त हैं, तब भी ये क्या माना जाएगा, आपका गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला। बालिका की दशा में वह लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप अगर गर्भवती हो जाती है, तब भी ये गुरुत्तर लैंगिक प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अभी आपका कई जगह मीडिया में भी आया कि बालिका के साथ दुराचार किया गया, वह गर्भवती हो जाती है, उसको बच्चा या बच्ची पैदा होता है, अब उसका क्या किया जाए, आपका बड़ी समस्या इस बारे में भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ दशाओं में गर्भपात की अनुमति दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दशाओं में आपका गर्भपात की अब क्या दे दी है, अनुमति। भाई बड़ी ये भी एक त्रासदी है कि अब बच्चे का क्या होगा, आपका जीवन औरत का बर्बाद ही हो चुका है। तो ऐसी दशाओं में तो आपका कह सकते हैं कि और कड़ा से कड़ा नियम बनाना चाहिए और कम समय में ट्रायल पूरा हो, यानी कि एक विचारण के लिए जो समय सीमा है आप और कम रखिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो इसीलिए कई देशों में आपका सार्वजनिक तौर पर, अरब देशों में ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पर
फांसी पर लटका दिया जाता है जनता के सामने, ताकि एक दृष्टांत पैदा हो कि आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसा अपराध नहीं करेंगी। लेकिन भारत है, रूल ऑफ लॉ है, जैसे ही आप कुछ करिए तो जो ये मानवाधिकार वाले हैं तुरंत पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी सही बात है कि अपराधियों का भी क्या होता है, मानवाधिकार। तो ऐसे लोगों के लिए योगी मॉडल भी एक उपाय है कि आप फर्जी इनकाउंटर कर दीजिए, न बांस रहेगी न बांसुरी। तो कई जगह फर्जी इनकाउंटर भी दुराचारियों का किया गया। आपका हैदराबाद से लेकर तमाम जगहों पर आपका फर्जी इनकाउंटर किए गए, इसमें कोई शक नहीं है। तो अलग बात है, सामाजिक भाई समस्या है। अगला देखिए, बालक मानव प्रति रक्षाहरास विषाणु या किसी अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य या मानसिक रूप से अयोग्य बना दे, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला किए हैं, एड्स इत्यादि रोग हो गया है बालक या बालिका को, या बालक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि आप दुराचार किए और बालक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तब आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अगला है, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए उस पर ऐसा करता है, दुराचार करता है। इसके बाद आपका मैंने जो कोई उस बालक पर एक से अधिक बार आपका ऐसा कार्य दुराचार करता है, 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के प्रति ऐसा करता है, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह से रिलेटेड होकर करता है, या मन गृहस्थी से, या बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंधन या कर्मचारी ही ऐसा करते हैं, बालक के न्यासी इत्यादि करते हैं, या यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना, या बालक प्रवेशन लैंगिक हमला करना और बालक की हत्या का प्रयास करना, या सामुदायिक या पांथिक हिंसा के दौरान ऐसा करना, या बालक पर कह सकते हैं कि इत्यादि, या एक बार वह दोषी हुआ है दोबारा ऐसा करता है, या बालक को सार्वजनिक रूप से आपका विवस्त्र करता है, नग्न करके प्रदर्शन करता है, लैंगिक हमला करता है, यानी कि द्रौचीर हरण कर देता है, लैंगिक हमला करता है, तो इन दशाओं में ये कहा जाएगा कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है, और इसके लिए जो दंड की मात्रा है काफी कठोर है। देखिए क्या है, धारा 6 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड दिया गया है। तो जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह सादा कारावास से नहीं बल्कि कैसे कारावास से, कठोर कारावास से दंडनीय होगा। अवधि कम से कम 20 साल, यानी कि 20 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद अधिकतम सजा मृत्यु दंड हो सकता है। और एक बीच में है कि जब तक अपराधी मर न जाए तब तक के लिए उसे कहाँ, कारावास, यानी कि शेष जीवन भर के लिए क्या, कम से कम 20 साल का दंड है, और अधिकतम कितना है, मृत्यु दंड, नहीं मृत्यु दंड आपका, और आपका जुर्माना भी। भाई दंड याद रखिए आपका। अब आइए लैंगिक हमला, सेक्सुअल एसाल्ट, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब ये हुआ था कि दुराचार कर दिया गया था धारा 3 में, उसके लिए दंड धारा 4 में था। कुछ दशाओं में धारा 3 का प्रवेशन लैंगिक हमला सीरियस हो जाता था, गंभीर या गुरुतर। अगर वह आ जाता था किस कैटेगरी में, 5 में, और उसके लिए दंड कहाँ था, 6 में। अब लैंगिक हमला देखिए और उसके लिए दंड। तो लैंगिक हमले की परिभाषा धारा 7 में है।
लैंगिक हमले के लिए दंड धारा 8 में है। ये लैंगिक हमला गुरुतर हो जाएगा धारा 9 में, और धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमले के लिए क्या है, दंड है। तो लैंगिक हमला मतलब दुराचार किया नहीं, लेकिन दुराचार के इरादे से कार्य किया, लेकिन दुराचार कर नहीं पाया। तो देखिए कब कहा जाएगा सेक्सुअल असाल्ट किया है। आपका धारा 7 पहले देखिए, जो कोई लैंगिक आशय से बालक की यौन, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की यौन, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है, या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है, वह लैंगिक हमला करता है। यह कहा जाता है, यानी कि दुराचार नहीं किया, लेकिन दुराचार के इरादे से अंगों को छुआ है। अभी एक महाराष्ट्र का भी बहुत अच्छा केस आया था। एक हाई कोर्ट की महिला जज थी, और उन्होंने ये माने अजीब निर्णय दे दिया था। महिला होते हुए भी महिलाओं का सपोर्ट निर्णय में नहीं किया। अब पता ना घूस ले ली थी क्या, कि भाई आपका कपड़े के ऊपर से स्पर्श किया है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो आपका अब उनसे कौन पूछे कि क्या पहले आपका माने द्रौचीर हरण किया जाए तब हमला किया जाए? क्यों अमृत भाई, कौन पूछने जाए? अब हिम्मत रहती तो पूछे ही लिए जाता। ये उन्होंने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उनके फैसले पर स्टे लगाया। बहुत हल्ला मचा है। महाराष्ट्र की एक जज थी हाई कोर्ट की, निकला था पेपर में भी। मैंने ऐसी ऐसी लोग व्याख्या कर देते हैं कि मैंने सुनकर भी कह सकते हैं कि ये क्या हो गया। तो जो आश्चर्यजनक बातें हैं, जैसे अमृत भाई कई छाता लिए हैं, किसी छाता का नाम नहीं बताते, ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। यानी कि 8वां अजूबा है दुनिया का। उसी प्रकार ये जो महिला जो हाई कोर्ट की फैसला दी, ये भी 8वां अजूबे से कम नहीं था। अब ये है कि बर्खास्त सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता, आपका केवल और केवल संसद ही हटा सकती है, वो भी महा मने आपका प्रस्ताव पास करके, और आज तक कोई हटा ही नहीं। तो जब एक बार ये लोग पद पा जाते हैं तो वही है कि घमंड में चूर हो जाते हैं। जाकर हाई कोर्ट में देखिए कई जज ऐसे मिलते हैं जो एकदम घमंड में चूर रहते हैं, आपका बिना सुने ही फाइल ऐसे फेंकते हैं कि लगता है कि इनके आगे वकील पस्त हैं। जाकर कभी देखिएगा, दो चार जज ऐसे हैं कि बहुत गुस्सैल हैं, हल्का सा इधर उधर बोले तो डांट देते हैं वकील साहब को। तो वो अलग बात है। देखिए आपका अब लैंगिक हमले के लिए दंड, तो जो कोई लैंगिक हमला करेगा तो दंड कम ही रहेगा। आपका 3 वर्ष का, 3 वर्ष से कम दंड नहीं होगा, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। यानी कि कम से कम 3 साल और अधिकतम कितना, 5 साल। एक कम चांस है पूछने का। आपका जो इधर क्वेश्चन बन सकता है धारा 9 से बन सकता है, गुरुतर लैंगिक हमला। तो बस एक लाइन याद रखिए, धारा 9 और आपका जो बातें आपने धारा 5 में दुराचार के बारे में पढ़ी, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, वही बातें आपका धारा 9 में लिखी गई हैं। तो आपका धारा 9 बताएंगे हम नहीं। यानी कि अगर यही कार्य पुलिस करती है, सशस्त्र बल करता है, लोक सेवक करता है, या कोई शैक्षणिक संस्थान में किया जाता है, अस्पताल में किया जाता है, या आपका संरक्षण गृह में किया जाता है, जेल में किया जाता है बालक या बालिका के साथ, तो ये आपका गुरुतर लैंगिक हमला होगा। अब इसको अपने आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेम जो बातें आपका पढ़ाई गई थी 5 में, वही बातें किस में है, 2-4 सुधार करके, तो दोनों एक साथ आपका तैयार हो जाएगा। मैंने धारा 5 पढ़िएगा और सेम वही बातें, लगभग 2-4 अंतर रहेगा। किसमें है, 9 में, तो 9 बताया न जाए, क्योंकि 5 से ही आपका कोरिलेटेड है।
एक तैयार करिए, दोनों तैयार हो जाएगा। दो तीन बातें बस सुधारना है। देखिए अगला भाई, गुरुतर प्रवेशंग लैंगिक हमला धारा 9 में है। आपका सेम बातें बताई गई हैं, तो इसलिए आपका पढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड धारा 10 में है। तो जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह दंड का भागी होगा। दंड कम से कम 5 साल, अधिकतम 7 साल और जुर्माना। यानी कि आपका दंड की मात्रा सेक्सुअल असॉल्ट में अभी भी कम है। यानी कि अगर गुरुतर भी है तो कम से कम 5 साल और अधिकतम कितना, 7 साल का दंड है और जुर्माना। इस प्रकार इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट, आपका लैंगिक उत्पीड़न, धारा 11 भी बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 12 ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपका बन जाए कि, और बन सकती है, बन सकता है क्वेश्चन कि सेक्सुअल हरासमेंट या लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। तो आपका सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा आपका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 में दी गई है तथा इसके लिए दंड धारा 12 में। अब देखिए आपका यहाँ से भाई रट कर जाइएगा, पूछ सकता है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये हुआ कि न तो आपने लैंगिक हमला किया, न प्रवेशंग लैंगिक हमला किया, बल्कि बालक को आपका कह सकते हैं कि आप अंग विक्षेप कर रहे हैं, कोई अश्लील शब्द बालक को बोल रहे हैं, अश्लील साहित्य दिखा रहे हैं, अश्लील वीडियो दिखा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बालकों को अश्लीलता के रूप में दिखा रहे हैं। तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, यानी कि बालकों का आप लैंगिक उत्पीड़न कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका देखिए, इसको मैंने क्या क्या बातें बताई गई हैं, उन बातों पर गौर करना है, बेरेट का समझना भी है। देखिए बेरेट शुरू किया जाए। कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से, सेक्सुअल इरादे से क्या क्या करता है। 6 पॉइंट है और 6 प्रयास करिए, याद कर लीजिए जाकर घर पे। कोई शब्द कहता है, यानी कि लैंगिक आशय से, सेक्सुअल इरादे से कोई वर्ड बोलता है, या कोई ध्वनि निकालता है, या अंग विक्षेप करता है, यानी कि हाव भाव दर्शाता है, अंग विक्षेप, या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंग विक्षेप या शरीर का भाग देखा जाए। यानी कि या तो कोई वस्तु या शरीर का ही कोई भाग दिखाता है कि बालक इसको देखे, लेकिन दिखाने का इरादा सेक्सुअल इंटेंशन का है, यानी कि लैंगिक आशय का है। तब हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध किया है, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध किया है। दूसरा देखिए, किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके, यानी कि बालक या बालिका को अर्धनग्न करके दिखाइए, नग्न करके दिखाइए लैंगिक इरादे से, ताकि दूसरा व्यक्ति बालक को नंगा या अर्धनंगा क्या करे, देखे। लेकिन इरादा क्या है, आपका सेक्सुअल इंटेंशन है। तीसरा देखिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, यानी कि अश्लील उद्देश्यों के लिए बालक को या तो टीवी पर या मोबाइल पर या लैपटॉप पर कोई चीज़ दिखाता है,
तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट ही माना जाएगा। चौथा देखिए, बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है। यानी कि लैंगिक इरादे से बालक का पीछा करना, तो आपका जैसे कि स्त्री का पीछा करना लैंगिक इरादा नहीं था, 354 आईपीसी में बार बार पीछा करना, उसी प्रकार आप सोशल मीडिया के माध्यम से लैंगिक इरादा लेते हुए बालक का इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से क्या करते हैं, पीछा करते हैं, तब भी ये अपराध सेक्सुअल हरासमेंट का धारा 11 में माना जाएगा। अगला है, बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक या फिल्म इत्यादि रूप से उपयोग करता है या धमकी देता है। यानी कि आपका कह सकते हैं कि जो बालक है उसका वीडियो बना लिया और दिखा रहा है आपका सोशल मीडिया पर, या धमकी दे रहा है कि हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर इसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो ऐसी दशा में ये भी सेक्सुअल हरासमेंट ही माना जाएगा। और अंतिम है, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है, यानी कि लॉलीपॉप दिखाना। यानी कि लैंगिक इरादे से बालक को लॉलीपॉप दिखाया जाता है या कुछ धन दिया जाता है कि आओ नंगा चित्र खिंचवाओ और तुम्हें क्या किया जाएगा, 5001 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो आपका कह सकते हैं कि ये भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। कोई प्रश्न लैंगिक आशय जिसमें अंतर्विष्ट है, माने कोई जो प्रश्न है क्या लैंगिक आशय उसमें अंतर्विष्ट था कि नहीं, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा और न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो दंड आपका कम ही होगा, आपका 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कई ऐसे अपराधों में आपका जो दंड है 3 वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना। इसके बाद आ जाइए अश्लीलता। आपका अश्लील प्रयोजनों के लिए अब अश्लीलता आपका यहाँ से भी टिप्पणी में क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है, बनता है तो आपका ये बन सकता है कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करने एवं उनके लिए दंड का क्या प्रावधान है। तो अश्लील प्रयोजनों के लिए अगर बालकों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति दंड का क्या होगा, भाग। जब भी इसको पढ़िएगा तो आईपीसी की 2 धाराएं थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा, 292 और 293। आपका 293 भी महत्वपूर्ण है कि अगर बालक 20 वर्ष से कम है तो अश्लील वस्तुएं उसको देते हैं, तो ऐसी दशा में आप दंड के भागी होंगे। तो देखिए आपका अश्लीलता, धारा 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। तो जो कोई किसी बालक का मीडिया के आपका जिसमें टेलीविज़न चैनल या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित या प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं सम्मिलित हैं, किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों के लिए करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन करना,
वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। और इसके लिए दंड धारा 14 में है आपका आपका 5 वर्ष से कम का दंड नहीं होगा और जुर्माना। और सेकंड बार ऐसा करते हैं तो कम से कम 7 साल का दंड और जुर्माना। इस प्रकार इधर की आपका तमाम बातें समाप्त हुई। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, वह देखा जाए। देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत किसी अपराध का दुष्प्रेरण और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए दंड का क्या प्रावधान है। अगला क्वेश्चन फिर अगला बन सकता है कि पास्को एक्ट के तहत मामले की रिपोर्ट करना और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। अगला क्वेश्चन बन सकता है, या अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पास्को एक्ट के तहत आपका बालक बालक के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। या अगला क्वेश्चन आपका विशेष न्यायालय और उसकी शक्तियाँ। यानी कि आपका 4-5 क्वेश्चन और हैं, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए तब उन क्वेश्चनों को चला जाए, क्योंकि अपराध सामान्यतः जो थे आपका समाप्त हो गए। अब दुष्प्रेरण पढ़ना है। एफआईआर कैसे होगा, किस न्यायालय कैसे जांच विचारण करेगा, और मजिस्ट्रेट कैसे बालक का कथन अभिलिखित करेंगे। तो अब पूरी तरह आपको सीआरपीसी और आईपीसी को रिलेट करके पढ़ना है, और थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वही सतर्क होकर देखना है। तो 4 या 5 क्वेश्चन और हम बताते हैं, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मेन तो आपका शुरुआती दौर का ही है, लेकिन प्रोसीजर भी समझना जरूरी है कि क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो फिर हम बता दें, आपका सीआरपीसी और आईपीसी पूरे फार्म में चलेगी। बस बालक हैं, बालिका हैं, अवयस्क हैं, तो थोड़ा बहुत सतर्कता और क्या बरती जाएगी, सावधानी। लेकिन अगर सीआरपीसी याद रहे ज़्यादा तो लिखने में आसानी रहेगी। मैं कोरिलेट करके बताऊंगा। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब फिर आपका दुष्प्रेरण से जो 4 क्वेश्चन हैं, क्योंकि इधर 3-4 निकल गए तो भाई ब्रेक के बाद ही चला जाए, क्योंकि पढ़ाने को तो एक ही दिन में सब पढ़ा ही दिया जाएगा। ये कि जाकर भाई जिनको देना हो घर पर तैयार करिए। ये कि सुने रहेंगे तो कुछ न कुछ दिमाग में क्या रहेगा भाई। 80% भी बैठा रहे लिख दीजिए, 100% कोई नहीं लिख पाता। तो रेस्ट ले लीजिए तब आपका भाई पढ़ाया जाए। फिर दूसरा अभी देखते हैं, आपका आगे आने दीजिए। 24 आपका ये, हाँ ये तो बताया जाएगा ना अभी। देखिए आपका 4-5 क्वेश्चन है, शुरू किया जाए। आपका पहला आपका ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दुष्प्रेरित करता है कि तुम बालक के प्रति लैंगिक ऑफेंस करो या हमला करो या हरासमेंट करो, तो दुष्प्रेरण पढ़ना है। फिर बालक के प्रति जो ये अपराध किए गए हैं इसकी कैसे एफआईआर दर्ज होगी वो पढ़ना है। बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो पढ़ना है। और अलग जो विशेष न्यायालय बने हैं पोस्को एक्ट के, उसमें क्या शक्तियां होंगी, क्या प्रक्रिया होंगी। ये मुख्य रूप से आपका 4 क्वेश्चन और बनता है। तो पहले दुष्प्रेरण शुरू किया जाए, क्रम से चला जाए। आपका धारा 16 में आपका दुष्प्रेरण है, धारा 17 में दुष्प्रेरण के लिए दंड है, और आपका अब किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न आपका धारा 18 में है। तो प्रयत्न में अगर हो सकता है तो टिप्पणी भले पूछ ले, लेकिन आइए पहले आईपीसी में देखा जाए। पहले देखिए भाई, आपका भारतीय दंड संहिता की धारा
107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है, जहाँ की दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हो सकता है। एक किसी व्यक्ति को उकसाकर, दूसरा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण और तीसरा शासय सहायता द्वारा। आपका उकसाना शब्द को स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट करता था और शासय सहायता को एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बताता था। शासय सहायता अपराध करने के पूर्व या अपराध करने के समय दी जाती है और काम आसान हो जाए, सुकर हो जाए और काम आसान भी हो जाता है। तो जो पास्को एक्ट है इसमें अंतर नहीं रहेगा। जो आईपीसी आप तैयार किए हैं आप वहीं बालक के प्रति उतार सकते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव लाकर। और 107 को मैं लिखवा चुका हूं भाई इसमें आईपीसी में। देखिए आपका धारा 16 किसी अपराध का दुष्प्रेरण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है तो सेम आपका आईपीसी की धारा 107 वाली बातें हैं। उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है तो आईपीसी से गवर्न करने उकसाना लिख दीजिए, प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना। और आपका केस आप लिख सकते हैं सत्य, मैंने केस ना लिखेगा इसमें, बालक के प्रति है। आपका दूसरा षड्यंत्र में शामिल होता है, यानी कि आपका माने षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में तो जो 107 के सेकंड खंड में है आईपीसी का सेम शब्द लिखा गया है, एक भी शब्द में अंतर नहीं है। यानी कि देखिए हम बता रहे हैं उस अपराध को करने के लिए देखिए जो दुष्प्रेरण आप पढ़ेंगे फिर हम बता दें जो आईपीसी में लिखा है तो आईपीसी की बातें इसमें भी तैयार करना है।
तो पहला आईपीसी में था उकसाकर, तो यहाँ भी क्या है उकसाकर। दूसरा ये था कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, तो इसमें भी दूसरा क्या है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। और तीसरा उसमें था कि शासक सहायता, तो इसमें भी तीसरा क्या है शासक सहायता। वहीं आईपीसी वाला लिखना है। स्पष्टीकरण 1 आपका उकसाने शब्द को बताता था, तो यहाँ भी स्पष्टीकरण 1 किसको बता रहा है उकसाने को। स्पष्टीकरण 2 107 में शासक सहायता शब्द को बताता था, तो यहाँ भी स्पष्टीकरण 2 किसको बता रहा है शासक सहायता। यानी कि अगर कोई अंतर हो तब तो बताया जाए। समस्या ये है कि जो आपका कह सकते हैं कि आईपीसी में परिभाषा है, सेम परिभाषा दुष्प्रेरण की धारा में है 16, तो वहीं लिख लेना चाहिए कि जब ये धारा पढ़िए 16 तो आपका ये आईपीसी की धारा 107 भी तैयार रखिए। बस ये है कि 107 वाला इसमें केस ना लिखिएगा, मैं बता दूं सभी प्रावधान लिख दीजिए, लेकिन केस में जो फाइंडिंग है वो न लिखिए, क्योंकि ये जो मामला आएगा दुष्प्रेरण का ये केवल सीमित दायरा रखेगा और 18 वर्ष से कम के बालकों पर या तो सेक्सुअल अफेंस या गुरुतर सेक्सुअल अफेंस या सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल असाल्ट या सेक्सुअल गुरुतर असाल्ट से संबंधित हैं, अन्य किसी मामले से संबंधित नहीं। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि एक स्पष्टीकरण आपका और जुड़ा है, स्पष्टीकरण 3। यही आपको थोड़ा पढ़ना है जो आईपीसी से भिन्न है, यानी कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपका सेम आईपीसी वाला ही उतार दिया गया है, लेकिन एक स्पष्टीकरण अलग से भी तैयार करना पड़ेगा, वह स्पष्टीकरण 3 है। देखिए, जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के उद्देश्य के लिए धमकी या बल का प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप जैसे अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमत प्राप्त करने के फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 ये खंड 3 से जुड़ा है, जहाँ की शासक सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का क्या किया गया है प्रयास, माने प्रावधान, प्रयास नहीं भाई। इसके बाद दुष्प्रेरण के लिए दंड धारा 17 में है, तो आपका 109 आ जाइए आईपीसी की धारा। अगर सफल दुष्प्रेरण सफल हो गया तो व्यक्ति उसी दंड से दंडनीय होगा जो उस अपराध के लिए दिया गया है। तो दुष्प्रेरक का दायित्व बताइए, तो जो दंड कानून में दिया गया है उस अपराध के लिए, उसी दंड से दुष्प्रेरक भी क्या होगा दंडनीय। इसके बाद आपका 18 किसी अपराध को करने का प्रयत्न करना, तो प्रयत्न आपका भाई प्रयत्न 511 आईपीसी से जोड़ लीजिए। प्रयत्न में दंड आधा हो जाता है, तो इस कानून में भी जितने अपराध हैं अगर कोई उसका अटेम्प्ट करता है तो उसका आधा दंड दिया जा सकता है। जहां आजीवन कारावास की सजा है उसका भी आधा, तो तुरंत आईपीसी की धारा 57 जोड़ेंगे कि जब आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी है तो आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य माना जाएगा 20 वर्ष, और आधा निकाल लीजिए कितना 10 साल, यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपका। इसके बाद अपराधों की रिपोर्ट करना, आइए देखा जाए, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, देखिए अच्छे से, कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत
जो लैंगिक अपराध किए जाते हैं बालकों के प्रति, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने की क्या प्रक्रिया होगी, आप उनको बताइए या समझाइए। और एक क्वेश्चन और इसमें डाल सकता है कि मीडिया के लिए क्या प्रक्रिया है, वो बताइए। तो जब भी आप रिपोर्ट दर्ज कराइए तो कम से कम सबसे पहले सीआरपीसी हमें देखना पड़ेगा आपका 154, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध के मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। पहले हल्का सा 154 देखिए और तब ये सेक्शन आप उठाइएगा। अगर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है। ये सूचना मौखिक भी दी जा सकती है, लिखित भी दी जा सकती है। तत्पश्चात ऐसा थाने का भार साधक अधिकारी उस सूचना को स्वयं लिखेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से लिखवाएगा। तत्पश्चात उस लिखित पर साइन किया जाएगा, सूचना दाता का भी और आपका माने थाने के भार साधक अधिकारी का भी। वह सूचना ऐसे रजिस्टर पर लिखी जाएगी जिसे राज्य सरकार विहित करे और उसका सार भी ऐसे रजिस्टर पर लिखा जाएगा जैसे राज्य सरकार विहित करे। और सेकंड जो प्रति होगी एफआईआर की या सूचना की, वह सूचना दाता को तत्काल एवं निःशुल्क दी जाएगी। ये सीआरपीसी में जो एफआईआर लिखने का प्रावधान है, सेम याद रखिए वही बातें बालकों के संबंध में आपका है। और बालकों की जब रिपोर्ट लिखी जाएगी, हाँ, संज्ञेय अपराध की सूचना भारत माने समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि संज्ञेय अपराध की सूचना कौन पुलिस को दे सकता है, भारत का माने ये भारत ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति। और 154 में एफआईआर दर्ज होती है। वहीं जो बातें हैं, अगर बालक के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है तो कैसे एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो क्या मीडिया बालक का नाम और पता दिखाएगी? नहीं, नाम पता उसका क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। अगर तो मीडिया के लिए क्या प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया का मीडिया उल्लंघन करती है तो उसके लिए भी क्या प्रावधान है दंड का। जब वो पढ़िएगा तो आईपीसी की धारा 228 ए पढ़िएगा, जहां पीड़ित की पहचान प्रकटन से क्या है संरक्षित। तो अब सही रहेगा आपका, यानी कि अब धारा 19 शुरू करना सही रहेगा। अपराधों की रिपोर्ट करना, तो सीआरपीसी में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है या कोई अपराध किया गया है, निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी कि पहला नियम ये आया है कि कौन आपका एफा माने सूचना दे सकता है ऐसे अपराधों का, तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। यहाँ तक कि वह बालक या बालिका भी दे सकती है जिसके प्रति सेक्सुअल ऑफेंस हुआ। पोस्ट में लिखा है, मैंने आपका हम पढ़े नहीं उसको। यानी कि समाज का कोई व्यक्ति जिसमें वह बालक भी शामिल हैं, बालक में बालिका भी हैं, जिसके प्रति सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है, अगर अपराध किए जाने की संभावना है तब भी कि बालक के साथ ऐसा हो सकता है, अपराध कर दिया गया तब भी, अगर कोई जानकारी अपराध की रखता है भले आंखों न देखा हो तब भी, आपका किसको जानकारी देंगे ऐसे अपराधों की, तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट को
यानी कि पुलिस में अलग से यूनिट बन गई, कौन सी? विशेष किशोर पुलिस यूनिट को या स्थानीय पुलिस को। तो किसको आप सूचना दे सकते हैं ऐसे अपराध की? तो दो लोगों में से किसी को दे सकते हैं, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को। तो जब आपने सूचना दे दी तो अब एफआईआर दर्ज होगी, तो 154 आप लागू करिए, तो एफआईआर दर्ज होगी। तो खंड 2 आ जाइए, उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में यानी कि एफआईआर में एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी, यानी कि एंट्री नंबर, यानी कि सीरियल नंबर होता है। सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। तो एफआईआर में भी तो यही होता है कि सूचना देने वाले को क्या की गई, हाँ, पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी। तो यूपी में जहाँ तक बात है, ये जो एफआईआर दर्ज होती हैं चिक रजिस्टर पर दर्ज होती हैं और इसका सार जनरल डायरी या जीडी में लिखा जाता है। खंड 3 देखिए, उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक, ये बालक द्वारा दी गई है तो उसे उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे कि बालक अभिलिखित की जा रही अंतर वस्तुओं को समझ सके। यानी कि अगर बालक स्वयं आकर देता है अपनी माने सूचना थाने पर, तो ऐसी दशा में आसान भाषा में उसकी बातों को लिखा जाएगा। माने एफआईआर कैसे लिखा जाएगा, आसान भाषा में, ताकि बालक उन बातों को समझ सके कि न समझ सके, समझ सके। खंड 4 देखिए, यदि बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर वस्तु अभिलिखित की जा रही हैं या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है, कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अहर्ता अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, जब कभी आवश्यक समझा जाए, उपलब्ध कराया जाए। यानी कि बालक नहीं समझ रहा है तो दुभाषिया इत्यादि रखा जाए और बालक को क्या किया जाए, वह बातें समझाई जाए कि तुमने जो कहा वह ऐसे ऐसे लिखा गया है। खंड 5, जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस बालक को जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर आपका बालक को तुरंत आपका संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। तो कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे। छठवां देखिए, विशेष विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के किंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहां कोर्ट ऑफ सेशन को रिपोर्ट देगी। यानी कि पुलिस का कर्तव्य है कि माने ऐसे अपराध की सूचना और संरक्षण के लिए आपका बालक कल्याण समिति जो है उसको सूचना दे, या जो बालक माने आपका इस पास्को एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट बना है 24 घंटे में उनको सूचना दे, या जहां कोर्ट स्पेशल नहीं है वहां स्पेशल कोर्ट कौन मान लिया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, सूचना दे। अब न्यायालय ये देखेगा क्या बालक को संरक्षण की आवश्यकता है कि नहीं। अंतिम खंड आपका है उपधारा 7, उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भावना पूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति पर कोई सिविल या आपराधिक दायित्व उपगत नहीं होगा। यानी कि जो व्यक्ति बालक के प्रति अपराध की सूचना दिया है, सद्भावना पूर्वक दिया है, फर्जी सूचना नहीं, तो क्या ऐसी दशा में उस व्यक्ति पर कोई कार्यवाही की जाएगी कि नहीं सूचना देने के एवज में? नहीं।
इस प्रकार ये भी आपका पॉइंट समाप्त हो गया। अब मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, यानी कि अगर मीडिया या होटल या लाज अस्पताल, आपका स्कूल इत्यादि के लोग, अगर आपका ये अपराध वहाँ किया जाता है तो उनका कर्तव्य है कि पुलिस को इस घटना की क्या दे, सूचना। अगर वह सूचना नहीं देते तो वह दंड के भागी होंगे, धारा 21 में होंगे। और कितना दंड मिल सकता है? आपका 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। यानी कि आपका मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना छोड़ दीजिएगा। मीडिया के लिए प्रक्रिया धारा 23 हल्का सा पूछ सकता है कि मीडिया के लिए क्या प्रक्रिया दी गई है। तो धारा 23 आपका हल्का सा देखा जाए मीडिया, इसके बाद महत्वपूर्ण धारा 24, 25, 26 इत्यादि आएंगी। फिर विशेष न्यायालय और शक्तियां और दंड, यानी कि यही 2-3 पॉइंट बचा है। तो लेकिन एक बार हो सकता है टिप्पणी में पूछ ले मीडिया के लिए क्या प्रोसीजर है, तो कम से कम एक बार 10-15 लाइन जानते रहेंगे तो आपकी पेन रुकेगी नहीं। देखिए आपका क्या है, धारा 23 में मीडिया के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पहले ही मैं बताया कि मीडिया नाम पता इत्यादि न ओपन करे। अगर जानकारी होती है तो निजता का भी ख्याल रखे बच्चे का। ये नहीं कि बच्चे का नाम पता ओपन कर दे, उसकी एकांतता भंग हो जाए क्योंकि भविष्य उसका खराब न हो, ये भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि बच्चा है, भविष्य खराब हो सकता है बच्चा पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, कोई भरोसा है भाई, कोई भी बन सकता है। तो ऐसी दशा में बच्चे का भविष्य खराब न हो तो उसकी एकांतता और इत्यादि बातों का मीडिया भी क्या रखे, ख्याल रखे। देखिए क्या है मीडिया के लिए प्रक्रिया, पहला खंड है कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ख्याति का हनन नहीं करेगा और निजता का उल्लंघन भी नहीं करेगा। यानी कि जब तक कि मीडिया को सटीक जानकारी न हो, अनुमान के आधार पर कोई चीज़ न छापे। और इसमें यह है कि बालक पर टीका टिप्पणी न करे, आपका बालक पर कोई रिपोर्ट न करे, नाम उम लेकर भी न करे, ऐसी रिपोर्ट न करे जिससे बालक की ख्याति प्रभावित होती है या उसकी निजता यानी कि एकांतता या प्राइवेसी प्रभावित होती है। संविधान में प्राइवेसी बताया गया था सुबह वाले पीरियड में, वहीं 2 दिन से चल रहा था, बहुत लंबा चल गया था। यानी कि लास्ट में रिटायर जस्टिस पुट्टू स्वामी के बाद में 9 जजों की पीठ ने ये निर्धारित किया कि एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है। इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है लेकिन वह प्रतिबंध रीजनेबल हो, यानी कि उचित हो, युक्ति युक्त हो। अगला देखिए दूसरा खंड देखिए किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार का ब्यौरा, विद्यालय, पड़ोस या अन्य विशिष्टियां भी हैं, बालक का पहचान प्रकटन होता है तो प्रकट की जाएगी कि नहीं। तो इसको आईपीसी से जोड़ लीजिएगा। पीड़िता की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी तो कौन सी धारा आईपीसी की है? 228A 228 से तो सेम है कि बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, न नाम, न विद्यालय, न पता, न फोटो। तो कौन सी आपका पॉइंट है? 2। परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकता है अगर प्रकटन उसकी राय में बालक के हित में हो। तो किसकी अनुज्ञा से आप नाम इत्यादि प्रकट कर सकते हैं? तो जिस न्यायालय में विचारण चल रहा है ऐसे अपराध का, यानी कि न्यायालय की अनुज्ञा दे सकता है न्यायालय, और आप प्रकट नहीं करेंगे। इसीलिए पेपर ऊपर में देखते होंगे कल्पित नाम दिया रहता है,
नाम कोई दे देगा और आगे क्या रहेगा, कल्पित नाम। जैसे मौर्य जी हैं, आपका मिठाई उठाई लोगों से खा लिए और पूछा गया कौन मिठाई खिलाया, तो बता दिए कल्पित नाम। तो आप क्यों नाम छुपा रहे हैं मौर्य जी? एक तो चाय पिए 5 लोगों के साथ, तो 4 लोगों का नाम छुपा लिए। भाई आपको क्या डर है? तो आप नाम अगर ओपन ही कर देंगे कि कौन आकर मिठाई खिलाया हमें, तो क्या कोई कुछ बिगाड़ लेगा, उखाड़ लेगा आपका? तो अब तो नाम ओपन कर देंगे ना। गुप्त रूप से लोग आकर भाई मिठाई खिला दे रहे हैं, अब पता भी नहीं चल रहा है किसी को। अब बाद में मौर्य जी आके कह रहे हैं कि हम तो मिठाई खा लिए, मिठाई खा लिए। तो ऐसे, तो वैसे भी भाई ये सब बातें छुपती कहाँ है? चायबाजी करिए, मिठाई बाजी करिए, तो ये सब बातें नहीं छुपती मौर्य जी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या करता है, देख ही लेता है। और नहीं देखेगा तो अभियुक्त वाह वही में 2 किलो, 2 मिठाई खाए रहेगा तो कहेगा कि 2 किलो मिठाई मिली थी। तो थोड़ा लोगों की आदत होती है। जैसे कि अमृत भाई के पास एक छाता है, तो कहेंगे 4 4 छाते हैं, 2 छाते बीमार चल रहे हैं, 2 को डेंगू हो गया, इसीलिए कोई छाता हम नहीं ला रहे हैं। कितने छाते हैं? कोई नहीं है। चलिए ठीक है। डेंगू तो नहीं हुआ छाते को। हाँ, सावधानी बता दीजिएगा छातों को कि भाई आपका डेंगू फैला है पूरे शहर में, कहीं भी आपका जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है, किसी भी अस्पताल में जाइए तो आपका, इसीलिए अगरबत्ती जलाई जा रही है कई कोचिंग में भी, कि ताकि मच्छर उच्छर क्या करें, भाग जाए। तो देखिए आगे आपका बताया जा रहा था पहचान प्रकट न करना। तो आईपीसी से आपका जोड़कर लिख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए में भी ऐसा ही लगभग प्रावधान है। सेम नहीं है, ऐसा ही लगभग लिख सकते हैं। अगला देखिए, तीसरा, मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशन या स्वामी संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के किसी कार्यों और लोपों को लिए दायित्वाधीन होगा। यानी कि आपका अगर किसी कर्मचारी ने फोटो दिखा दिया, तो मीडिया के मालिक भी क्या होंगे, जिम्मेदार। कर्मचारी और मालिक का दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों होगा। यानी कि एक समस्या ये आई कि मैं बताया था, अब यहाँ इसका अपवाद है। देखिए आपको हमने बताया था कि जो वैकेरियस लाइबिलिटी हमने लिखवाया भी था आईपीसी में, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत मैं बताया था कि करे कोई और भरे कोई और। ये क्रिमिनल में लागू नहीं होता, केवल सिविल में लागू होता है। लेकिन आईपीसी की 3 धाराएं इसका अपवाद हैं, 154, 155 और 156। ये मेंस में आ सकता है, आया झारखंड में। वाइकेरियस लाइबिलिटी मैं लिखवा भी दिया हूँ। जो लोग भाई बाद में आए हैं, 1 2 दिन में प्रयास करते हैं जो नया नोट्स को रिलेट करके बना उसको दिया जाए, क्योंकि पुराने नोट्स में थोड़ा कमी थी, इसलिए नया नोट्स आपका बनवा भी जा रहा है। और तो आपका ऐसी दशा में वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिमिनल में सामान्यतः लागू नहीं होती। आर बनाम हिगिंस के केस में आया था। लेकिन अगर आप यहाँ धारा 23 का क्लाज 3 देखते हैं, तो यहाँ शुद्ध रूप से वाइकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत क्या है, लागू। अगर एंकर ने आपका गलती की, तो उस टीवी चैनल का मालिक भी उस गलती के लिए क्या होगा, जिम्मेदार। एंकर की गलती के लिए, कर्मचारी की गलती के लिए मालिक भी दायी होगा। बेर एक्ट स्पष्ट लिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका दायित्व पृथक भी होगा, और कैसा होगा, ज्वाइंट। और अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो दंड के भागी होंगे। पहचान प्रकट करते हैं बालक की या बालिका की, दंड 6 माह से कम नहीं और अधिकतम 1000 और जुर्माना। यानी कि मुझे लगता है आईपीसी में 2 साल हैं, यहाँ क्यों कम दे दिया गया।
मैंने यहाँ आपका आईपीसी से भी कम, आईपीसी में जो है अधिकतम 2 साल। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ 6 माह से एक है कि यहाँ 6 माह से कम का दंड नहीं होगा, लेकिन अधिकतम आपका 1 वर्ष ही दिया है। जबकि आईपीसी में अधिक, कम से कम नहीं, अधिकतम कितना हो सकता है, 2 इयर्स। अगला देखा जाए आपका बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। अब आइए जहाँ तक बालक के कथनों को अभिलिखित करना है, इसके लिए आपका पूरी तरह धारा 24 से लेकर और 27 तक आपका देखना है, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट तक। देखिए पहले सीआरपीसी देखिए, उसके बाद तो आपका और देखा जाए। जब भी इन धाराओं को पढ़िए तो जो बातें सीआरपीसी में दी गई हैं वही बातें लिखनी है, लेकिन हल्का सा उसमें क्या करना है, सुधार। क्योंकि बालक हैं तो थोड़ा सतर्कता और क्या बरतनी पड़ेगी, सावधानी। अब पुलिस है तो वर्दी में न रहे, बालक को भाई सुविधा दे, बालक को उस मने कह सकते हैं कि उत्प्रेरित करे कि क्या हुई घटना बताओ। और बड़ा आदमी है तो खुदे बता देगा कि क्या घटना हुई। तो पहले आपका 2-3 धाराएं कम से कम सीआरपीसी की याद रखनी है। पहला आपका, पुलिस तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति को तलब करती है, तलब करके थाने पर बुलाती हैं और 160 सीआरपीसी 160 तो क्या जारी करती हैं बुलाने के लिए, समन की वारंट की लिखित आदेश, लिखित आदेश। किसको नहीं बुलाएगी, तो जो 15 साल से कम का बालक या बालक हैं उसको नहीं, और स्त्री हैं तो उसको किसी भी एज की हो थाने पर बुलाकर पूछताछ नहीं की जाएगी, पहला नियम। जब व्यक्ति आ गया तो धारा 161 में पुलिस बयान दर्ज करती है, यानी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, किस सेक्शन के तहत, 161। और जो पुलिस ने बयान दर्ज किया है उस बयान का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा, साक्षिक मूल्य क्या होगा, 162 में दिया गया है। और उस बयान का साक्षिक मूल्य आपका केवल खंडन के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी कि संपुष्टि के लिए नहीं, केवल उस, अगर वह बयान देने वाला गवाह के रूप में आता है तो ऐसे बयान का प्रयोग उसके संपुष्टि के लिए नहीं, बल्कि केवल कंट्राडिक्शन या विरोध के लिए ही किया जा सकता है, खंडन के लिए। ये किसके द्वारा हमने रिकॉर्ड कराया स्टेटमेंट व्यक्तियों का, पुलिस द्वारा। अब मजिस्ट्रेट द्वारा आ जाइए। मजिस्ट्रेट द्वारा जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है आपका, वह 164 में किया जाता है, 164 के तहत किया जाता है। तो कौन मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करेगा, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, चाहे उसे अधिकारिता हो या न हो। किस दौरान रिकॉर्ड करेगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व। पिछली बार इसके पहले एपीओ में आया था कि कब रिकॉर्ड किया जाता है, तो अन्वेषण में कि जांच में कि विचारण में कि उपर्युक्त सभी, सभी नहीं। 164 कब अप्लाई होगी, इन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी और ट्रायल के पहले। तो जैसे ही इंक्वायरी शुरू हो जाएगी तब 164 नहीं, अलग धाराएं हैं। अगला देखिए, मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करते समय आपका शपथ दिलवा सकता है। ये जो मजिस्ट्रेट का बयान होगा ये आपका, अब ये आपका 164 में ये आया है कि अगर दुराचार का मामला है तो हर हाल में बयान ये दर्ज ही होगा, और आपका जितना जल्दी से जल्दी हो सके पीड़िता का बयान 164 का क्या होगा, दर्ज। अगर दुराचार का मामला है तो रिपोर्ट मिलने के, सूचना मिलने के कितने घंटे के अंदर
आपका मेडिकल चेकअप उस स्त्री का कराया जाएगा सीआरपीसी के तहत 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे के अंदर क्या कराया जाएगा, मेडिकल चेकअप। यही बातें आपका इस अध्याय में भी पढ़ना है। बस थोड़ा थोड़ा सुधार ये करना है कि चूंकि बालक या बालिका है, इसका स्टेटमेंट जब दर्ज किया जाए तो सतर्कता और क्या बरता जाए, सावधानी। अब क्या क्या सावधानियां हैं, वही सावधानियां बरतनी है। देखिए आपका धारा 24 शुरू किया जाए। बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। पहला खंड है, बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां सामान्यतः वह निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य जहां तक संभव हो उप निरीक्षक से पंक्ति से अनुन्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। यानी कि बालक के कथन को थाने पर बुला के रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि बालक के निवास पर या सामान्यतः जहां रहता है वहां या बालक के पसंद के स्थान पर किया जाएगा। कौन करेगा, कोई पुलिस अधिकारी महिला हो और रैंक किससे नीचे की रैंक की न हो, सब इंस्पेक्टर या पुलिस उप निरीक्षक, यानी कि सब इंस्पेक्टर की रैंक की क्या न हो, नीचे की न हो। ये तीन बातें आपका बता दी गई, तो ये अपने आप में थोड़ा याद रखिए। आपका भाई थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है कि कौन रिकॉर्ड, बुलाया तो जाएगा नहीं तो घर पर रिकॉर्ड कराइए। कौन रिकॉर्ड करेगी, महिला, तो महिला पुलिस अधिकारी किस रैंक से नीचे की न हो, उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर। दूसरा, बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, यानी कि सादे ड्रेस में होगा। भाई आपका दूसरा हो गया। तो अपने मन से भी तैयार रखिए कि जब रिकॉर्ड किया जाएगा बालक के स्टेटमेंट को तो वर्दी में पुलिस अधिकारी रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा। तीसरा, अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए, क्योंकि अभियुक्त के संपर्क में आ जाएगा तो अभियुक्त क्या करेगा, इनको डरवा धमका के और बयान क्या करेगा, बदलवा देगा। यही तो किया जाता है कि पूरा डरवा धमका जाता है और बयान क्या किया जाता है, बदलवा दिया जाता है। चौथा खंड देखिए, किसी बालक को किसी भी कारण से रात्र में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, यानी कि रात में पुलिस स्टेशन पर नहीं रखा जाएगा। पांचवा है कि पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय अनुज्ञा न दे दे। तो अभी भी तो बताया गया कि बालक की पहचान आप प्रकट कर सकते हैं विशेष न्यायालय की परमिशन से। तो पुलिस का भी कर्तव्य है कि बालक की पहचान प्रकट कर दे कि न करे, न करे। खत्म हो गया आपका रिकॉर्ड। तो यही बातें अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आइए, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन किया जाना। तो ये तो पुलिस आई तो 160, 161 और कौन सी धारा अप्लाई, सीआरपीसी की 162। अब जब मजिस्ट्रेट लिखेंगे तो कौन सी धारा सीआरपीसी की हम चलाएंगे, 164। 164 में जो बातें हैं अब उसी में थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, सुधार कर देंगे। देखिए धारा 25, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। यदि बालक का कथन सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, ज़्यादा लग रहा है। नहीं, मौसम थोड़ा बहुत आज मैंने पहली बार आज थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है। देखिए आपका भाई, अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा, यानी कि बालक जिस प्रकार से बोल रहा है
उसी प्रकार 164 सीआरपीसी का बयान मजिस्ट्रेट क्या करे, बालक का दर्ज करे। ये नहीं कि आपका 164 माने भले 164 में लिखा कुछ गया हो, बालक के मामले में जिस प्रकार बालक बोल रहा है आप उस प्रकार उसका रिकॉर्ड करिए कथन, पहला नियम। परंतु धारा 164 की उपधारा 1 के परंतु में अंतर्विष्ट उपबंध जहाँ तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है इस मामले में लागू नहीं होगा। यानी कि कुछ दशाओं में आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो माने ऑडियो वीडियो के माध्यम से अभियुक्त के आपका अधिवक्ता की उपस्थिति में अभियुक्त का कथन लिखा जा सकता है आपका 164 के तहत। लेकिन इस आपका पास्पोस एक्ट में ये नियम लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा। यानी कि अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। भले सीआरपीसी में ये, हाँ सीआरपीसी में रहेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा बालकों के मामले में, यही अंतर दो चार देखना है। अगला देखिए खंड 2, मजिस्ट्रेट उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर बालक और उसके माता पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करेगा। अंतिम रिपोर्ट दिया है इसमें, नहीं यहाँ थोड़ा बहुत, यहाँ जो अंतिम रिपोर्ट दिया है आपका, तो आपका पुलिस रिपोर्ट अगर रहती तो भाई अलग रहता। फाइनल रिपोर्ट जो होती है उसका मतलब ये हुआ कि अपराध में साक्षी नहीं पाया गया। इसको थोड़ा देख लेंगे हम एक बार, क्योंकि इसमें जो जिक्र कर रहा है फाइनल रिपोर्ट का बेयर एक्ट में, तो फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपका ये होता है कि पुलिस ने ये रिपोर्ट 173(2) सीआरपीसी में भेजी है कि साक्ष्य इस मामले में अपर्याप्त है। तो अपर्याप्त है तो मजिस्ट्रेट आपका बालक या उसके घर वालों को सूचना देगा और दस्तावेज प्रदान करेगा। बालक के घर वाले इस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं और प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं, यानी कि अभ्यापत्ति आवेदन, कि पुलिस ने अन्वेषण सही ढंग से नहीं किया है। एफआर के खिलाफ याद रखिएगा क्या लगाया जाता है, प्रोटेस्ट पिटीशन, कि पुलिस ने इस मामले में अन्वेषण अच्छे ढंग से नहीं किया, उपेक्षा बरती है, अतः आप अतिरिक्त अन्वेषण का क्या दीजिए, आदेश। धारा 26 देखिए, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध दिए गए हैं। तो यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिससे बालक का भरोसा या विश्वास है उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। यानी कि बालक को ही केवल नहीं रखा जाएगा जिस पर उसको विश्वास या भरोसा है, माता पिता या इत्यादि लोगों को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तब बालक का क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, बयान। खंड 2, जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी ट्रांसलेटर या दुभाषीय को रख सकता है जो बालक की बातों को क्या करे, आपका ट्रांसलेट करता रहे। तीसरा खंड, यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीत से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को रख सकता है जो सहायता ले सकता है
कि बालक क्या बता रहा है। अंतिम है, जहाँ संभव है वहाँ यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए। ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी बालक के कथनों को क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड। इसके बाद धारा 27, बालक की चिकित्सकीय परीक्षा। तो चिकित्सकीय परीक्षा एफआईआर या परिवाद रजिस्टर्ड किए जाने के कितने घंटे के अंदर की जाएगी। तो जब एफआईआर और या कंप्लेंट, एफआईआर नहीं हो तो कंप्लेंट भी हो सकता है। तो बताइए, देखिए इसमें लिखा नहीं गया 24 घंटा ये ध्यान, थोड़ा सतर्क रहिए। आपका ये लिखा है कि जब आपका एफआईआर या परिवाद की रजिस्टर्ड हो गया तो सीआरपीसी की धारा 164 ए के अनुसार चिकित्सकीय परीक्षा ऐसे बालक या बालिका की जाएगी। 164 ए दुराचार की शिकार महिला की चिकित्सकीय परीक्षा की बात करता है। ये सूचना मिलने के कितने घंटे के अंदर की जाएगी, 24। तो यहाँ आप जोड़ लीजिएगा कि 24 लिख लीजिए बैरक पर। एफ माने एफआईआर या परिवाद रजिस्टर्ड किए जाने के 24 घंटे के अंदर। स्पष्ट लिखा है 164 ए अप्लाई करेगी। इसके बाद अगर बालिका है तो उसकी मेडिकल चेकअप किसी महिला डॉक्टर द्वारा होगी, ये 164 में ए में भी है। आपका अगर कि माने ऐसी परीक्षा बालक के माता पिता या जिस पर बालक भरोसा करता है उसकी उपस्थिति में होगी। आपका यही मेन है। आपका एक दो क्वेश्चन है, इसको कल बताएंगे भाई, एक दिन और आपका रहे, क्योंकि एक ही दिन आपका, क्योंकि विशेष न्यायालय कौन होंगे और विशेष न्यायालय का पावर क्या होगा। बस खत्म, दो क्वेश्चन और बचे हैं। मॉनिटरिंग नहीं है जागरूक, बस दो क्वेश्चन बचे हैं, कल समाप्त किया जाए, एक ही दिन, बहुत ज़्यादा नहीं। 7-8 क्वेश्चन हो गए, आप इतना तैयार तो करिए। तो कल इसको भाई, कल आपका पासपोर्ट एक्ट ही चलेगा। आपका विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय की शक्तियाँ और प्रक्रिया, दो क्वेश्चन और बचे हैं। तब परसों से आपका शुरू किया जाए, 3 हो जाएगा कानून। कौन छोटा है, पहले एक छोटा करप्शन एक्ट ही चलाया जाए। ठीक है भाई, परसों से आपका, कल ये चलेगा, परसों से करप्शन एक्ट उठाते हैं तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5-6, मैंने इस माह के लास्ट तक सब खत्म कर दिया जाए। हाँ, आपका SC ST में भी है, वो भी तैयार रखिएगा। हाँ, विशेष न्यायालय सब जगह पढ़ना है, और सामान्यतः कोर्ट ऑफ सेशन है सब जगह, लेकिन अलग से भी न्यायालय बनाए जा रहे हैं, तो बताया जाएगा विशेष न्यायालय कैसे होते हैं। SC ST एक्ट में भी बताया गया था आपका विशेष न्यायालय, तो इसको कल हम बताएंगे आपका। हाँ, दो क्वेश्चन भाई, नहीं जिनको देना हो भाई आते रहिए या घर पर ऑनलाइन पढ़ते रहिए। देखिए सुनने का फायदा जरूर मिलेगा आपको, और लिखते भी रहिए, अपने मन से भी कुछ बातें लिखते रहिए घर पर बैठ के। देख कर ही लिखिए 1-2 बार, लेकिन लिखिए और स्पीड बढ़ा कर लिखिए, क्योंकि झौआ भर क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत होगी लिखने में। हाँ, समस्यात्मक 2-4 और चैप्टर हो जाए थोड़ा। अब तो हम लोग 299 आ ही जाएंगे कल हर हाल में। तो पहले मानव के शरीर के 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, फिर संपत्ति में मैंने 20-25 क्वेश्चन लिखवा के आपका समस्या 30-40-50 हम लिखवा देंगे, 30-40 का मॉडल बना देंगे और बता देंगे 40-50। एक दिन में 30-30 समस्या हो जाएगी भाई, घबराइए ना। समस्यात्मक क्वेश्चन हर एक में आपको जानना पड़ेगा, समस्या तो आएगी ही 50-40%।